ऑनलाइन पार्टी का जिसको कहा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी, उस पार्टी के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करा और खुद भी वो एक एमएलए है। किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो खालिस्तानी है, मध्य प्रदेश में लेबर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो माओइस्ट है, यूथ प्रोटेस्ट करता है तो कॉकरोच है। इस दुनिया में ना आप दो लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक जो नदी के उस पार खड़ा होकर आपको गाली दे, क्या कर लोगे? और दूसरा जो अपनी बात पे मुकर गया। ये बीजेपी वाले दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ये कभी अपनी बात पे नहीं रहते। मैं तब तक इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ा था, मैं उसी सेकंड जुड़ गया जब मुझे पता चला कि इनके पेज को बैन कर दिया गया। शिक्षा के दायरे कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर आप फलां स्कूल से पढ़ते हैं तभी आपका कुछ बनेगा, और मुझे आज तक कोई ऐसी किताब या पोथी नहीं नजर आई जो नेता बनाना सिखाती है। सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो दिन रात सिर्फ जहर उगलते हैं। कभी लोगों को जात पात के नाम पर बांटते हैं, कभी लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी उनके मुंह से जहर के अलावा मैंने निकलते हुए कुछ नहीं देखा। लेकिन सरकार उनको बैन नहीं करेगी, उनको क्या बनाएगी? खुला छोड़ देती है, समाज में जाओ जहर उगलो, पोलराइजेशन कराओ और हमारा फायदा लो। और जो लोग इस पर सवाल खड़ा करते हैं उनको बैन। इन्होंने सिर्फ सवाल खड़ा करा वीआईपी कल्चर को लेकर के, नेताओं को लेकर के। इन्होंने बोला हमें हमारा हिसाब। आप तो कह रहे हो कि जी अयोध्या में मंदिर बना रहे, उसके लिए 6000 करोड़ रुपए आप गंदे पानी में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप नालियों में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके स्कूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब में आ रहे इलेक्शन, ठीक है, और हमारे सैनी साहब सरदार बन गए, तो ये तो वहां जाके किसी पे बोलेंगे नहीं ना आपने ये क्या करा है। बच्चा जब पैदा होता है ना, डे 1 द चाइल्ड इज बॉर्न, उसकी तमाम दवाइयाँ, हर चीज, जितना जो भी खर्चा है, सब पे क्या लगता है? टैक्स। CGST और SGST दोनों लगता है। जब तक वो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, वो आपको ही दे ही जा रहा है, वो ले कुछ नहीं। उसने कुछ ही नहीं लिया अभी। जो उसको मिला उसके माँ बाप से मिला। जब लोगों ने पिटिशन साइन करने शुरू करे कि किस तरह भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, भाई पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के हो रहे हैं, किस तरह के लोग डॉक्टर बनते हैं? इलाज भी फिर ऐसा ही होता, काट पीट के आधा अधूरा ही छोड़ देते इंसान। बिल्कुल भाई आप ये देखो ना, आपने कॉम्प्रोमाइज कहाँ करा है? आपने कॉम्प्रोमाइज लोगों की जानों के साथ करा है। जब मुख्यमंत्री गाड़ी से चलते हैं तो पोथ होल्स होते हैं सड़कों में, तो खड्डा लगता है तो जेई सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड होते हैं। तो वो जो आम नागरिक, कभी वो अपनी साइकिल तुड़वा लेता है, कभी एक्टिवा तुड़वा लेता है। ये क्यों? मौत हो जाती है सर। हर 150 मीटर में आपको गड्ढे दिख रहे हैं। ये हाल है इनका सर। विकसित देशों में ना जे सड़क में 10 साल से पहले एक गड्ढा आ जाए, क्या ठेकेदार और क्या नेता और क्या वो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? अच्छा गड्ढा हो गया, चलो सर हम इसी ठेकेदार को एक्सटेंशन दे देते हैं, और इसी को, क्योंकि अब कॉस्ट उसको इनकर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो उसको पैसे भी ज्यादा दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जब बयान देते हैं और कहते हैं कि देश का युवा कॉकरोच है, कॉकरोच से कंपैरिजन करते हैं, हालांकि ये स्पष्टीकरण ठीक बयान नहीं है, उसी में उदय होता है एक ऑनलाइन पार्टी का जिसको कहा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो उस पार्टी के 22.8 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं इंस्टा पर हो चुके हैं। दावा ये भी किया जा रहा था कुछ फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, कुछ कहीं से हैं, पर फिलहाल मेरे साथ उस पार्टी के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करा और खुद भी वो एक एमएलए है। मेरे साथ रानिया से विधायक हैं अर्जुन चौटाला साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि ऑनलाइन पार्टी ज्वाइन की है अभी इन्होंने, क्या कुछ पीछे का कारण और रीजनिंग रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर बहुत चर्चा का विषय रहा कॉकरोच जनता पार्टी, और आप पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया कि मैं भी एक कॉकरोच हूँ। और हम अभी अंदर आ रहे थे तो हमने देखा कि गाड़ी के पीछे भी आपने कॉकरोच छपाया और लिखा हुआ मैं हूँ कॉकरोच। बिल्कुल। तो सर आपने ब्रांड बना दिया इसको। सर देखिए सर, जात से बड़ी ना जमात होती है जी, और मेरी तो पूरी पीढ़ी को कॉकरोच कह दिया गया, फिर मैं क्या नया रहूं। और असल में क्या है जी, मैं इस मूवमेंट के साथ एक बहुत सिंपल एक कारण से जुड़ा हूं। देखिए जी, हर देश के नागरिक को
अपनी सरकार से हिसाब लेने का हक है, बिल्कुल। अपनी सरकार से सवाल पूछने का हक है। सवाल पूछने पर जब इस तरह की टिप्पणी करी जाए, इस तरह के बयान दिए जाए, और आप एक चीज़ देखो ना कि किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो खालिस्तानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में लेबर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो माओइस्ट है, यूथ प्रोटेस्ट करता है तो कॉकरोच है, कहीं पर कोई मुस्लिम प्रोटेस्ट करता है तो पाकिस्तानी एजेंट है। मतलब इस देश में सबके ऊपर इन्होंने ठप्पे लगा रखे और सबको इन्होंने बता दिया कि भी ये फसाद की जड़, जिसमें से सबसे बड़ा सोशल एक्टिविज्म आज के दिन जो बच्चे कर रहे हैं उनको पैरासाइट्स बोल दिया गया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी, मैंने स्कूल में इतिहास बड़ा पढ़ा है। इतिहास इस तरह के लोगों को फेवरेबली नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। उसका एक कारण है, सोशल एक्टिविज्म जो एक चीज है ना, ये हमने कोई आपका ये वेस्टर्न मीडिया, डिजिटल मीडिया से नहीं सीखा जी। सोशल एक्टिविज्म हमें स्कूल में सिखाई जाती है, सोशल एक्टिविज्म हमें अपनी किताबों में अपने पूर्वजों से सिखाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, सती जो एक परंपरा होती थी, आप बिल्कुल परिचित, उस समय के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, राजा राम मोहन रॉय और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट थे, वो इसके खिलाफ बोला करते थे। और जो ये ट्रेडिशनल रेडिकल टाइप लोग होते थे ना, ये कहते थे ये लोग ये समाज को कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये सनातन द्रोही हैं, ये धर्म को खराब कर देंगे, ये अंग्रेजों के एजेंट है। बिल्कुल। लेकिन जब इतिहास लिखा गया तो आज हम राजा राम मोहन रॉय को तो जरूर याद करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी ना, उन पे हंसते हैं कि कितने मूर्ख लोग थे ये, जिन्होंने समाज को पीछे ले जाने की कोशिश करी। उसी तरह से जी सोशल एक्टिविज्म जब कोई करता है, ठीक है, कोई समाज के अंदर कोई चेंज लाना चाहता है, कोई अच्छा चेंज लाना चाहता है, अगर आप उसी को लेबल लगा करके उसी को आप देश का विरोधी बना दोगे, उसे कॉकरोच कहोगे, उसे आलसी कहोगे, उसे एक पैरासाइट कहोगे, तो जी फिर आप अपने देश की डेमोक्रेसी का क्या हाल कर रहे हो। बिल्कुल। मैं तब तक इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ा था, मैं उसी सेकंड जुड़ गया जब मुझे पता चला कि इनकी पेज को बैन कर दिया गया। ओके। अरे भाई, सवाल ही नहीं पूछ सकते भी, मतलब आप ये देखो ना, इन बच्चों ने करा क्या है, लोग मार दिए, क्या कोई चोरियां करी है, डकैतियां करी है, सिविल अनरेस्ट बनाया है, करा क्या है इन्होंने? इन्होंने सिर्फ सवाल खड़ा करा वीआईपी कल्चर को लेकर के, नेताओं को लेकर के, इन्होंने बोला हमें हमारा हिसाब दो जी। गलत क्या है इसके अंदर? अब फिर भी इनको रोक रहे हैं, तो तब तक तो नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका पेज बैन हुआ, मेरे मन में एक सीधी हैंडल इनका सबसे पहले बैन। देखिए जी, हाँ वही बात, मैं उस जेनरेशन से हूँ जिस पूरी आप भी उसी जेनरेशन से हो, हम सब कॉकरोच है। जब हमारी, और एक तरफ तो हमसे उम्मीद लगाते हैं, अरे तुम युवा हो, तुम देश को आगे बढ़ाओ, भाई फौज में भर्ती करनी है तो युवा को करो, पुलिस में भर्ती करनी है युवा को करो, कोई रिस्क उठाना है युवा करेगा। लेकिन फिर ये युवा आलसी भी है, ये कॉकरोच भी है, ये पैरासाइट भी है, ये कैसी हिपोक्रेसी है? मेरे मन में बहुत ये बात थी, मैं मेरे फादर साहब के पास गया और मैंने उनसे बहुत क्लियरली ये बात की कि जी मैं कॉकरोच जनता पार्टी जाऊंगा। तो उन्होंने बड़े खुल के मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला बेटा सही की लड़ाई जो होती है ना, वो कहीं भी लड़ी जा सकती है। उन्होंने खुल करके मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि डू एज यू विश। तो जो इसके फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनसे कोई चर्चा हुई आपकी इस बारे में? नहीं सर, वही बात है जी, मेरी पार्टी से एसोसिएशन शायद इतनी नहीं है जितनी मेरी इस मूवमेंट से एसोसिएशन है। क्योंकि एक कारण है ना जी, देखिए कहीं पर भी हो, अब दीपके साहब अब बाहर बैठे हैं, अभी तक उन्होंने कोई फैसले नहीं लिए, वो फैसले लेंगे तो हम उनका समर्थन भी देंगे, लेकिन मूल जो इसका है ना, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो इसका मूल नहीं समझ पा रहे, इसलिए शायद वो हारेंगे भी। इसका मूल ये देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जो लोग इस पेज के साथ जुड़े हैं ना, ये बार बार उनके ऊपर लगा देते हैं ये आम आदमी से, नहीं, ये सब बकवास है। जो लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं वो इस देश का युवा है जो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल। और सरकार उनको सवाल नहीं दे रही है, उनको जवाब नहीं दे रही। इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन हो जाना तो छोटी बात नहीं, कोई छोटी बात, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक जनता तो होगी, पर एक कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो हम पॉलिटिकली इसको नहीं डिस्कस करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ये इसके अंदर यूथ को, बेरोजगार लोगों को और मीडिया को भी कॉकरोच से कंपेयर करते हैं
और बाद में वो इसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि मीडिया ने जिस तरीके से इस बयान को दिखाया वो सही नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप क्या समझते हैं कि जिस फ्लो में आपने वो ऑनलाइन देखा होगा कि किस प्रकार से वो चर्चा चली, तो क्या समझते हैं कि वो बयानबाजी कितनी सही थी, या फिर कई बार इंसान गलती कर देता है या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और कुछ बिल्कुल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार चीजें। देखिए दो चीजें हैं जी, अगर कोई चलता फिरता आदमी कह दे इस बात के मायने नहीं है, शायद कोई बहुत जूनियर जज भी अगर ये बात कहे, तो इस तरह के कमेंट्स और जजेस को हमें सुनने को मिले हैं, पहले भी आए हैं, ऑरल ऑब्जर्वेशंस कई बार रही हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आती है तो देखिए जी उनकी बात के मायने बिल्कुल है। और वही बात है ना, पूरी जनरेशन को, या आप अगर आप डिस्कस करो, आप पर्टिकुलर केस को डिस्कस करो, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स करो, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो जब वो कहा गया तो सबके लिए कहा गया। अच्छा सीजीआई सर को शायद अपनी गलती का एहसास भी, उन्होंने बात वापस भी ले ली, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना, अब बात थी युवा और सीजीआई के बीच में, बिल्कुल। फालतू में टांग किसने अड़ाई? बीजेपी वालों नहीं, ने। मैं एक बात बताता हूँ, आप एक चीज देखिए ना, बीजेपी भाई सरकार क्यों उड़ रही है इसके समझ अंदर? गया आपकी बात। बीजेपी का एक है ना, आप इंस्टाग्राम उठाइए कॉकरोच जनता पार्टी का, 22 मिलियन उनके फॉलोअर हैं। इस मेरे अंदाजे से उनको करना ये चाहिए कि अब तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, हम उसका यूटिलाइज करें कि सरकार ने जहाँ पे काम नहीं किया, जहां जहां तुम्हारे कॉकरोच हैं उसको दिखा दो। पर उसके अंदर वो करी क्रिटिसाइज बीजेपी को रहे हैं पूरी पोस्ट के अंदर। तो बीजेपी का ये कहना है कि अगर तुम्हारी लड़ाई चीफ जस्टिस से थी तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों टारगेट किया जाए? नहीं 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 नहीं, लड़ाई चीफ जस्टिस से तो थी नहीं। लोग मूलभूत जाते हैं ना, लड़ाई तो सिस्टम से है। लड़ाई तो इस बात की है कि भाई हम सवाल क्यों ना करें। जब इन बच्चों को कॉकरोच कहा गया, वो ऐसे ही थोड़ी है कि सीजीआई सर कहीं चल रहे थे, कोई 4 लड़के दिखा रहे कॉकरोच, नहीं। कब कहा गया? जब पीआईएल्स लगाई जाती हैं, जब सोशल एक्टिविज्म की बात करी जाती, तब कहा जाता है। तब हमारा अब ये सवाल आता है कि यार वही बात घूम के मैं आऊंगा कि भाई सवाल पूछने में गलती क्या है? अगर कोई सवाल पूछेगा, भाई अगर मान लो मैं आपको कोई चीज देता हूं कि ये रखिए जी, तो मेरा इतना हक तो बन सकता है ना, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आपसे पूछ लूं, अरे मैंने आपको कुछ दिया था, वो ठीक है कि नहीं? तो इस देश की बागडोर बीजेपी के हाथ सौंपी है लोगों ने। सवाल करना उनका हक बनता है, ठीक है। और जब सरकार सवाल का जवाब, और ये अक्सर होता है, सरकार सवाल का जवाब नहीं देती, मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है, मजबूरन पीआईएल भी लगानी पड़ती है, मजबूरन आरटीआई भी लगानी पड़ती है। लेकिन जब वो लगाने के बाद भी अगर आपको ऐसा सुनना मिले, आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर आपके घर के बाहर कचरा पड़ा है, आपका विधायक नहीं सुन रहा, आपका कॉर्पोरेटर नहीं सुन रहा, आपका एमएलए नहीं सुन रहा, आपका एमपी नहीं सुन रहा, आपको आखिर में एक मन में विश्वास तो होता है ना कि यार कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन कोर्ट से ही अगर आपको ऐसी फटकार मिल जाए, वो युवा जाएगा कहाँ? और फिर उसके बाद सरकार जिसका शायद लेना देना नहीं था। और भाई अगर हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? ट्रंप को थोड़ी क्रिटिसाइज करूंगा बैठ के यहाँ पर मैं। वो जाने, अमेरिका जाने, उनका देश वो जाने, हमारा देश भारत है, हम भारत के नागरिक है। और मैं एक चीज बता दूं, जिन बेरोजगारों को भी कहा गया कि ये बेरोजगार है, ये अनएम्प्लॉयड है, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, और अनएम्प्लॉयड भी इस देश को ज्यादा देता है आपसे। उसका एक कारण है, बच्चा जब पैदा होता है ना, डे 1 व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, उसकी तमाम दवाइयाँ, हर चीज, जितना जो भी खर्चा है, सब पे क्या लगता है? टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। समझ लो, एक दिन का बच्चा वो टैक्स दे रहा है, बिल्कुल 18 तक की उम्र वो टैक्स दे रहा है, फिर वो कॉलेज भी जा रहा है, वो सारी पढ़ाई कर रहा है। सो जब तक वो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, वो आपको ही दे ही जा रहा है, वो ले कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं लिया अभी। जो उसको मिला उसके माँ बाप से मिला है, बिल्कुल आपसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। और फिर भी अगर वो नौकरी की उम्मीद करता है सरकार से ही, जिसको टैक्स दे रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि देखो जी उस बच्चे को क्या है, उसको ना तो सड़क बनी हुई मिल रही है, उसको ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, उसको ना ही उसको कहीं पर क्या कहते हैं, किसी भी तरह का भाई उसको सामाजिक न्याय मिल रहा है, ठीक है। मतलब उसको मिल क्या रहा है? उसको अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं, अच्छा हेल्थ केयर नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा। आखिरकार वो यही कहता है यार चलो रोजगार तो दे दो, बिल्कुल। अच्छा रोजगार भी नहीं दे रहे, तो फिर वो यही तो पूछेगा यार क्या हो रहा है मेरे देश में, मुझे बताओ तो सही।
और फिर वापसी में क्या मिलता है? ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा एजेंट जाते हैं, अरे ये तो कॉकरोच है, अरे ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, अरे तो ये फलाना है, ये धीकड़ा, ये क्या है? कोई नहीं है जी पाकिस्तानी एजेंट। हाँ, वो ऑल्ट न्यूज़ ने एक सर्वे किया भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दो। उस सर्वे में यही पाया गया कि 90% जो पब्लिक है वो इंडियन ही। 93%। 93%। तो आप देखिए कि और वो भी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो 7% कोई बाहर के होंगे भी, एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इतना तो होता ही है। नहीं, बीजेपी का लेते हैं ना, इनके ओवरसीज सेल नहीं है अमेरिका का, तो क्या वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके बीजेपी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फिर तो यही होगा, 100% यही है। अगर 2% कॉकरोच बाहर बैठ के इस पूरे देश के कॉकरोच को चला रहे हैं, तो फिर 2% भजपाई भी तो अमेरिका में बैठ के इस देश के सारे भजपाइयों को चला रहे होंगे। देखिए जी, एक संगठन का हक होता है, उस संगठन के साथ कोई भी जुड़ सकता है जी। और कॉकरोच केवल एक संगठन नहीं, एक मूवमेंट है जी। अगर कोई किसी देश में बैठ के अपने देश के बारे में जानना चाह रहा है जी। वो जुड़ गया उसके साथ, तो गलत क्या है? तो आप ही का नागरिक। अगर इतनी आपत्ति है, आप ऐसा करो, अमेरिका में इंडिया की कॉन्सुलेट है, फोन करो, केस करवाओ लड़के पे, उसका पासपोर्ट जब्त करो, बोल दो भैया हमारे देश का नागरिक नहीं है, एक्स्ट्राडाइट कराओ जी। कराओ ना। क्यों भाई? वो नागरिक है इस देश का, हर नागरिक को अपने देश के बारे में सवाल करने का हक है। ये इनका पेज बैन कर देते हैं। और इन्होंने क्यों करा? देखिए, जब मूवमेंट बढ़ी, जब लोगों ने पिटिशन साइन करने शुरू करे कि किस तरह भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, भाई पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के हो रहे हैं, ना होता अगर ये ना पता चलता किसी को, किस तरह के लोग डॉक्टर बनते हैं? इलाज भी फिर ऐसा ही होता, काट पीट के आधा अधूरा ही छोड़ देते इंसान। बिल्कुल भाई आप ये देखो ना, आपने कॉम्प्रोमाइज कहां करा है? आपने कॉम्प्रोमाइज लोगों की जानों के साथ करा है। कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या कार्रवाई उन पे? भाई मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक क्या कार्रवाई करी है इन्होंने? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन है, क्या है? 4 आदमियों को गिरोह का नाम ले दिया इन्होंने निकाला है। अरे तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना पेपर कहां होंगे, कैसे होंगे। ऐसा थोड़ी किसी सेंटर में रात चोरी छुपे चले गए और कंप्यूटर से निकाल लिया इन्होंने। बिल्कुल, इट इज अ होल सिस्टम, एक पूरा भयंकर एक सिस्टम बना हुआ है। और वो सिस्टम तभी हैक हो सकता है जब उसके सिस्टम के अंदर बैठा हुआ इंसान ये काम कर रहा हो। डेफिनेटली, ठीक है, अंदर की इन्वॉल्वमेंट है। आप उसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे? जब इनसे मांगा जाता है, सवाल करा जाता है, पिटिशन फाइल करी जाती है, पिटिशन पर बहुत लोगों ने साइन किए, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस पिटिशन को भी साइन करा, और क्या हुआ? इनका पेज बैन कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ आपके नेता फेसबुक पर जाते हैं, स्टेजों पर जाते हैं, दिन रात समाज को बांटने का काम करते हैं, गंदी गंदी बातें। सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो दिन रात सिर्फ जहर उगलते हैं। कभी लोगों को जात पात के नाम पर बांटते हैं, कभी लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी उनके मुंह से जहर के अलावा मैंने निकलते हुए कुछ नहीं देखा। लेकिन सरकार उनको बैन नहीं करेगी, उनको क्या बनाएगी? MP राज्यसभा, क्योंकि इलेक्शन तो ये लोग जीत नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करती है सरकार? MP बनाती है, राज्यसभा का बनाती है, और फिर खुला छोड़ देती है, समाज में जाओ, जहर उगलो, पोलराइजेशन कराओ और हमारा फायदा दो। और जो लोग इस पर सवाल खड़ा करते हैं उनको बैन कर दो, क्योंकि हमें विद्रोह नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ये डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये प्योर डिक्टेटरशिप है, ये प्योर तानाशाही है। ठीक है, इसको रूप चाहे आप कुछ भी दे दो, पर आज ये सबको दिख रहा है। और लोग, यही चीज है जो इस सरकार को समझ में नहीं आ रही। जो मूवमेंट है ना, ये इसी चीज के खिलाफ है, इस तानाशाही के। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इतने लोग जुड़ रहे हैं तो मूवमेंट का कारण होगा। पर एक लीडर के नाते आपका ना तजुर्बा बहुत पुराना है, पारिवारिक रूप से देखा जाए, हर तरीके से देखा जाए। पर ये जो CJP है, आपको लगता है कि इसको, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में बनी हुई पार्टी है, और इसको सही रूपरेखा किस प्रकार से दी जाती है? हो सकता है ये वीडियो जो उसका फाउंडर है उस तक पहुंचे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, और कहते हैं लोहा गर्म है, और सही समय पर अगर चोट मार दी जाए तो लोहा चाहे पार्टी के रूप में काम ना करे, एक सोशल एक्टिविज्म के रूप में ये कि बाहर ले कि हाँ हम लोगों के उठाएंगे मुद्दे। देखिए जी, इसके अंदर मेरा ये मानना है 2-3 तरीके हैं जिससे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। एक, जो भी फैसला लिया जाए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ लिया जाए। ठीक है, यंग लोगों के साथ लिया जाए जो जेन्युइन पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। उन युवाओं को साथ लेकर लिया जाए जिन्होंने वाकई ग्राउंड पर जा करके काम करा है, सोशल एक्टिविज्म करा है।
बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें छुपी हुई हैं, आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, आपको सही लोग मिलेंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि देखिए जी 4 दिन हुए, मेरे को लगता नहीं कि दीपके साहब ने भी सोचा होगा कि एकदम से ऐसा हो जाए। डेफिनेटली। ठीक है, तो कई बार आगे क्या करना चाहिए, आपको उस चीज के लिए भी ठहराव चाहिए, आपको उस चीज के लिए भी समय चाहिए। मेरा जरूर मानना है इसके अंदर, इन्होंने जो एक बात कही एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की बात करी, ये बहुत सही है। रीजन क्या है पीछे? सर एजुकेशन सिस्टम ही तो फेल हुआ है। ठीक है, आप ये देखें ना, पेपर लीक, सबसे ज्यादा पेपर ही तो लीक होते हैं हमारे। पेपर लीक हुआ चौटाला साहब। एक अगर हम सिस्टम में रेजिग्नेशन दे दें, बजाय कि उसका सुधार किया जाए और अपनी गलती को माना जाए, पर वो ज्यादा बढ़िया नहीं बिल्कुल रहेगा। पर मान रहे हैं क्या गलती, वो क्या वो सुधार रहे हैं और क्या वो गलती मान रहे हैं? लगता है कि रेजिग्नेशन देने से क्या पता उससे वर्स्ट आदमी आ जाए उसके बाद। मेरे कहने का भाई, इससे वर्स्ट क्या होगा, इससे वर्स्ट क्या ही होगा, और हमें पता है शायद इससे वर्स्ट ही आ जाए। लेकिन बात ये कि फिर सर खाली भी तो नहीं बैठ सकते। बात वही आ जाती है जी, करोगे क्या आप, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। असल में क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये कुचल के चले जाएंगे। फिर क्या करोगे अगर आप चुप रहोगे? तो अभी तो एक पेपर लीक हुआ है, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे, उसके बाद ये पेपर लीक करना बंद कर देंगे, फिर तो ये सीधी अपने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स कर देंगे, तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, यही करेंगे ये। बिल्कुल। तो सर कहीं तो सवाल खड़ा करना जरूरी है। और फिर वही बात आ जाती है, भाई क्या कहा जाता है, लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। भाई क्यों अनएम्प्लॉयड? कहीं एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ होगा? बिल्कुल, तभी आज हम ऐसे रह गए। और दूसरी बात यह है कि अगर रेजिग्नेशन इज नॉट द सोल्यूशन, तो मैं तो ये कहूंगा भाई सरकार को इस पे जवाबदेही देनी चाहिए कि भाई आपने क्या करा है शुरू से लेके अब तक, इसको ठीक करने के लिए हिसाब दो ना। या तो रिजाइन करो या हिसाब दो। पर चलो ये तो हम आगे चलेंगे जी। पर जहां इतने लोगों ने इस पिटीशन को साइन करा था जी, मेरा ये मानना है दीपके जी को एक डेट सेट करनी चाहिए। ठीक है, भारत के युवा को कहना चाहिए कि भाई इस तारीख पर हम सबको जंतर मंतर पर एकत्रित होना चाहिए, तब जाके सरकार को एहसास होगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई इतने हैं, कौन कहाँ के, कौन क्या के, इनके सबके एन ठिकाने लग जाएंगे ये। मैं तो कहता हूँ दीपक जी को खुल करके एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए कि भाई इस डेट को हम सारे जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, हम धरने पर बैठेंगे और हम वही मांग करेंगे भाई रेजिग्नेशन के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन पर, और दूसरी भाई हर आरटीआई को जितनी भी लगाई है इन बच्चों ने, इनके पेजेस पे बैन लगाई, हटाओ और सरकार को जवाबदेही करनी चाहिए। और मैं तो एक चीज और कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे सरकारी फंड्स हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, कैग भी उनको नहीं कर सकता ऑडिट, उनको भी ऑडिट के डोमेन में लाना चाहिए। पर ये तभी होगा जब ग्राउंड पर होगा। मेरा एक ये ही सुझाव रहेगा इस मूवमेंट पे, आप डेट सेट करो और ग्राउंड पर आना चाहिए, क्योंकि लोग तैयार है, लोग बढ़ना चाहते हैं। ग्राउंड पर आप इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप इस मूवमेंट से जुड़े चौटाला साहब, आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से इम्पैक्ट आप इसके अंदर दे सकते हैं? आपने क्योंकि खुले तौर पर समर्थन भी किया और चीज़ें हमने देखी भी मीडिया के माध्यम से, आपको क्या चीज़ एकदम से अट्रैक्ट की कि नहीं ये सही मूवमेंट है और इसके साथ जुड़ना चाहिए? तो आपने संपर्क करने का भी प्रयास किया? नहीं सर, यही बात आ जाती है कि देखिए जी, बात यहाँ पर सीधी सी बात है जी कि अट्रैक्ट कुछ नहीं करा, यहाँ बात सही और गलत की है। सरकार का रवैया गलत है जी, युवाओं को सवाल पूछना सही है, मैं सही के साथ हूँ। और मैं तो खुल करके कहता हूँ जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाता हूँ, मैं तो मेरे वोटर्स को कहता हूँ आपको जो सवाल करना है आप मेरे से करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जवाब अगर नहीं देता तो मेरी कमी है, वो बिल्कुल सिस्टम की कमी नहीं, वो मेरी कमी है। और मैं तो मेरे युवा साथियों को भी, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई है cockroachmla@gmail.com, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई भी साथी सरकार को आरटीआई लगाता है और आपको उसके अंदर जवाब नहीं मिल रहा, तो जी विधायकों के पास विशेष पावर्स होती हैं, विशेष ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम वो डेटा आपको निकाल कर दे सकते हैं। आप हमें एज ए टूल यूज करिए, आप मुझे अपने ईमेल्स भेजिए। और मेरे को तो जी पिछले, जब से मैंने ये आईडी बनाई है, आप मानोगे नहीं, मेरे को 500-600 से ज्यादा मेल्स आ चुके हैं। 500-600 मेल रिसीव मिनिमम। देखिए, और मैं ज्यादातर लोगों ने मेरे को इतने इश्यूज के बारे में उजागर करा है, इतने ज्यादा कि भी आप भी चौकन्ना हो जाओगे कि जगह जगह कोने कोने के भारत में लोग क्या क्या नहीं फेस कर रहे हैं जी। तो जैसे चौटाला साहब आरटीआई पर बात करते हैं, एक व्यक्ति विशेष है, उसको आरटीआई लगानी है, 30 दिन का ड्यूरेशन है, 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए। इमरजेंसी केसेस में 14 या 15 दिन का है आरटीआई एक्ट के हिसाब से। अब कॉमन पीपल क्या फेस करता है कि वो आरटीआई लगा देता है, वो 30 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, 32वें दिन वो फर्स्ट अपील करेगा,
फर्स्ट अपील में गया, वही अधिकारी होते हैं, उसका सीनियर हो जाता है। जैसे हमने नगर निगम में लगाई तो कमिश्नर के पास अपना फर्स्ट अपील चलेगी, फिर वो कमीशन में चली जाती है, कमीशन में डेट मिल जाती है। तो आदमी फिर भी वो धक्के ही खा रहा है वहां पर, उसको जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि संविधान का मूलभूत एक क्रक्स निकाल लें तो निकल कर आता है पीपल राइट टू नो। आर्टिकल 19 को अगर हम ध्यान से ब्रीफली पढ़ें और डीपली पढ़ें, पीपल राइट टू नो की बात करता है। विधायकों के पास क्या ऐसी स्पेशल पावर है जिसे आप लोग जल्दी निकाल लेते हैं? क्योंकि ये आपने बड़ी अच्छी उस समय भी मुहिम उठाई कि मेरे पास स्पेशल पावर है, आप इस्तेमाल करो। हमने इससे पहले अपने मीडिया के करियर के अंदर बहुत रेयर देखा है कि ओपनली एक विधायक कह रहा है कि मैं तुम्हारे सवाल पूछ लूंगा या बता दूंगा। क्या कुछ स्पेशल पावर रहती है? देखिए जी, हर विधायक को एक पावर होती है कि वो हर महीने सरकार से 3 क्वेश्चंस लगा सकता है जी। उन 3 क्वेश्चंस के अंदर सप्लीमेंट्रीज भी आप ऐड कर सकते हो। सप्लीमेंट्री मतलब अगर जवाब ये नहीं है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप उसके अंदर लगा सकते हो। हम 3 लगा सकते हैं, बिना बाधा के, बिना रोक के, बिना किसी चीज के, और हमें ज्यादातर वो आंसर विद इन अ वीक आ जाता है। पर इसमें एक मजे की बात बताऊं, जो समस्या आम जनता को आती है जी। कई बार हमें भी वो फेस करनी पड़ती है। कई बार हम क्वेश्चन लगाते हैं 6-6 महीने तक उसका आंसर नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? एंड फिर 6 महीने बाद एक आएगा कि आंसर कंप्लाई करने में हमें समय लग रहा है, हम इस तारीख तक आपको रिप्लाई देंगे। फिर अगली तारीख पे रिप्लाई ये आता है कि हमसे आंसर नहीं कंपाइल करा जा रहा, तो फिर वो आगे हो जाए। तो ऐसी भी चीजें हुई हैं। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन लगाया और जवाब आया ही नहीं, और फिर उसमें किस तरीके से आप स्पेशल पावर का? नहीं, मैं 2 क्वेश्चन लगाता हूँ हमेशा। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ये लगाता हूँ कि ये मेरा सवाल है जी, और दूसरा सीधा क्वेश्चन लगता हूँ, इसका जवाब कौन देगा ये भी मुझे बताए, और क्यों नहीं दे रहा मुझे ये भी बताए। जी। 3 क्वेश्चन दोगे? 3 मैं सप्लीमेंट्री साथ नहीं, एक क्वेश्चन के साथ 2 सप्लीमेंट्री ये लगाता हूँ ना। ठीक है, वो अलग हो गए। सप्लीमेंट्रीज आर डिफरेंट देन द क्वेश्चन। बिल्कुल। तो उसी तरह से मैं एक एडवाइस आपके माध्यम से भी लोगों को देना चाहूंगा जो आरटीआई लगाते हैं। अगर आपने आरटीआई किसी एक विषय पर लगा दी, हाथों हाथ एक और आरटीआई लगाए, ये बड़ा कि भाई इस आरटीआई नंबर का जवाब कौन देगा, कहां तक पहुंची है, और इसका जवाब क्यों नहीं आया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, एंड एक सप्लीमेंट्री जो जिम्मेवार है उस पर क्या एक्शन लिया जाए। आपने नई चीज सिखा दी। हाँ, ये सारे आप लगाएंगे ना एक डिटेल। क्या है जी, एक ये हमने बीजेपी से ही सीख ली। ये हमारे विरोधी है ना। मैं आपको एक कारण बताता हूँ, कहते हैं ना लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बिल्कुल। तो अगर आप सवाल भी कर रहे हो, आपको पता है आपका विरोधी इतना ढीठ है कि वो हर तरह से जवाब देने से मुकरेगा, तो फिर आप भी आड़ी टेढ़ी उंगली करके हर तरह के सवाल लगाते रहो। तो ये तो चूड़ी टाइट करने वाला काम, चूड़ी टाइट करने वाला है। थोड़ा सा देखिए जी, इसके अंदर थोड़ा सा मेरा ये मानना है, हम युवा हैं, हमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने एक्सपीरियंस को यूज करके, कोलैब करके, सारे एक्सपीरियंस को यूज करके इस तरह से सरकार से सवाल लगाते रहने चाहिए। बिल्कुल। चौटाला साहब, एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आजकल शिक्षा प्राइवेटाइज्ड है, हम कह देते हैं कि शिक्षा नॉन प्रॉफिटेबल है। चंडीगढ़ में भी काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, दे आर प्रॉफिटेबल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। पर शिक्षा के दायरे कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर आप फलां स्कूल से पढ़ते हैं तभी आपका कुछ बनेगा। और कंक्लूजन की बात करें तो ये समझ में आता है कि शिक्षा शायद नंबरों तक रह गई है, और मुझे आज तक कोई ऐसी किताब या पोथी नहीं नजर आई जो नेता बनाना सिखाती हो। नहीं, कोई भी नहीं ऐसी, है ना? नहीं है। और आपका तो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, तो आप इतनी कम उम्र में विधायक बन पाए। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का व्यक्ति ये सौभाग्य प्राप्त बड़ी मुश्किल से कर पाता है अगर उसके सितारे साथ दें। तो आपने भी 12वीं ही की थी काफी हद तक। हाँ अब आपने मुझे बताया भी था कि इग्नू से बीए की डिग्री की हिस्ट्री के अंदर। तो आप क्या इससे सिंबॉलिक एक संदेश देना चाह रहे थे? काफी समय तक आपने अपने एफिडेविट्स के अंदर भी 12वीं दिखाया है, 12वीं पास। आपको 12वीं पास एमएलए कहने लग गए थे सभी, ये 12वीं पास एमएलए है। हाँ जी भाई। देखिए जी, इसके ना दो एक बहुत बड़े कारण है। ऐसा नहीं है कि भी मैं कॉलेज नहीं गया। भगवान की दया से जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, मुझे ना केवल अच्छे स्कूल्स में जाके अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे कॉलेजेस में जाने का मौका मिला, मेरे को पूरी दुनिया देखने का मौका मिला जी। और हमारे तो एक कहावत है जी, ज्यादा पढ़े से तगड़ा ज्यादा कड़ा हुआ है जी। जो ज्यादा घूम ले उसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम क्या है जी कि एजुकेशन, चलो मेरे जैसे आदमी की तो शायद, चलो आप एक बार मेरे को आप इस चीज से हटाइए, क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड फैमिली से आता हूँ। अगर मैं बिना 12वीं के भी अगर एमएलए बन पाया हूँ तो ये एक प्रिविलेज, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो मैटर करती है। लेकिन आम
युवा के लिए क्या है जी, आज एजुकेशन को एक स्टैंप बना दिया। ठीक। आप वाली बात है, स्कूल्स कॉलेजेस को एक स्टैंप बना दिया कि भी फलाने स्कूल का पढ़ा है तो ही कुछ कर पाएगा, फलाने का पढ़ा है तो ही कुछ कर पाएगा। इसमें क्या है जी, बोझ ना केवल बच्चों पे आता है, माँ बाप पे आता है। माँ बाप को बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए उन स्कूल्स में। वहीं दूसरी तरफ ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड के आप जब गांव में आते हो तो फिर आपको, जहां आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स जो प्रॉफिट कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल्स दिख रहे हैं, वहीं जाते ही आपको ऐसे स्कूल दिखेंगे जिनके अंदर पूरे स्कूल में 2 टीचर्स हैं, और वो भी फिजिकल एजुकेशन का और संस्कृत का। भाई साहब, संस्कृत तो हम बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता संस्कृत, ठीक है। और सरकार से जब सवाल खड़ा करा गया, आप तो धर्म विरोधी है, संस्कृत के खिलाफ है। अरे मंत्री जी, आप संस्कृत में बात करो मेरे से, फिर करो ना, फिर इनसे हिंदी ढंग से बोली नहीं जाती, ठीक है, ये संस्कृत की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आपको टीचर दीजिए, आपको पता है हरियाणा में जी पीजीटी के पिछले 15 साल से एक भी हिंदी का टीचर भर्ती नहीं हुआ, नॉट इवन वन सिंगल भर्ती। तो HKRN के थ्रू तो भर्तियां कर रही है सरकार, हिंदी के नहीं करे ना। अच्छा, हाँ, और उसी में आप ये देखिए, HPSC के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कहते हैं कि जी इनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है हरियाणा के बच्चों की, इसलिए हमने बाहर के लगाए हैं। आयरनी देख रहे हो? ये हमारे प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम का हाल है, और प्रदेश के, ये सारे देश के एजुकेशन सिस्टम का हाल है। मेरे लिए पढ़ाई मेरी पूरी करना एक जरूरत नहीं थी, वो मेरी मर्जी थी। मैं जी जब 12वीं मेरी करी थी, मैंने एमिटी में एडमिशन लिया था, लॉ पढ़ रहा था, उस समय दादाजी को जेल हुई थी। और ये बात सच है जी, दुनिया की कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जो आपको नेता बनना सिखा देती है। जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाओगे, ऐसी कौन सी डिग्री है जो आपको ये सिखा देगा लोगों की सुननी कैसी है। एम्पैथी थोड़ी सिखा सकते हो आप किसी को, एम्पैथी तो अंदर से आती है। तो मेरा क्या था जी कि उस समय जब दादाजी को जेल हुई थी जी, तो जब दादाजी जेल से RML में आए थे, क्योंकि अब आए थे जी, तो उनकी काफी हद तक जो जेल का समय है वहां पर बीता है जी। तो एक केयरटेकर अलाउड होता था, एक केयरटेकर के रूप में मैं उनके साथ ही होता था वहां पर। मैं उनके साथ रहा, फिर मैं गाँव रहा, और मैंने आगे आगे जैसे जैसे बड़ा, पॉलिटिक्स में बड़ा, तब हाँ, तब लोगों ने सवाल खड़े करे मेरे से इस चीज को लेकर के। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा, जब मुझे सही लगा कि हाँ अब ये सही समय है, अब मैं अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू कर सकता हूँ। देखिए जी, एजुकेशन भी पूरी करना जरूरी है। जब मुझे सही समय लगा कि हाँ अब मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने इग्नू में एडमिशन लिया। मैंने किसी को नहीं बताया, जब तक मेरी डिग्री नहीं आई ना, तो तब तक नहीं, किसी को भी नहीं। मैं बोलता रहा मैं 12वीं पास हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है जी, ठीक है। कोई बोल दे कोई ऐसी बात या वैसी बात, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भी मैंने कैसे पढ़ाई करी है, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, गर्व से कह सकता हूँ मैंने पूरी करी। अब BA करी, एंड भगवान सुख रखे तो अब मैं MBA भी, आगे MA भी करूँगा। पढ़ने का टाइम कब निकालते हैं आप? सर एक्चुअली क्या है, बड़ा चैलेंज है बीइंग MLA, तो पढ़ना तो एक तरीके से मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद परिवार, पब्लिक। नहीं देखिए सर, मैंने ना सब्जेक्ट ही ऐसा चुना है जी जो मेरी फील्ड में बहुत काम आता है। इतिहास चुना है मैंने जी, इतिहास एंड पॉलिटिकल साइंस मेरा सेकेंडरी ऑप्शन। रीजन ये है कि जी इतिहास वो चीज है जो हमें सिखा देती है कि आगे क्या हो सकता है। कहते हैं ना कि भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको आने वाला समय पता चलेगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और मेरा जी हमेशा से हिस्ट्री के अंदर एक, आप लगा लो जी, बस बचपन से ही मेरा हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। चाहे वो ग्लोबल हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, रिलीजियस हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, मैं सब पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं यूँ हो जाता है जी कि वो ही मेरा साथ भी दे देता है राजनीति में। और टाइम तो यूँ है जी, कहीं लंबा सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर 15 मिनट भी मिल जाए तो मैं जनरली जो भी मेरे उस समय जिस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जो भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं खोलता हूँ और मैं तसल्ली से बैठ के उसको पढ़ने का काम करता हूँ। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, और जितना मैं जानता हूँ, इफ़ आई एम राइट, कि एक तो बॉर्डर लगता है राजस्थान का और एक लगता है पंजाब का उसको। तो नशा वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि एडिक्शन जो है युवा के अंदर, लोगों के अंदर, इवन जो बड़े भी हैं वो इसकी एडिक्शन में है। इंजेक्शंस का जो सिस्टम है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या भूजल की, जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर दिखता है। अब
सरकार में ना होने की वजह से अधिकतर एमएलए ये कह देते हैं कि हम तो जी सरकार में नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। वो उस समय पे तो वोट बटोर लिए जी, हम ये करेंगे जी, हमारी सरकार आएगी। उसके बाद सबसे बड़ा विपक्ष के एमएलए पे ये एक्सक्यूज होता है कि हमारी तो सरकार ही नहीं है जी, हम क्या करें। तो आप भी यही एक्सक्यूज देते हैं क्या जनता को? मैं तो उल्टा एक चीज कहता हूँ जी कि आप मुझे बताओ कौन से मंत्री के पास चलना है, टाइम मैं लेके देता हूँ, गांव को आप इकट्ठा करो। अच्छा, भाई हम क्यों बैठे हैं, डेफिनेटली हमारा काम क्या है। नहीं मानेगी, चलो अगले के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है भाई आप जब तक लोगों में नहीं, आप प्रयास ही नहीं करोगे अगर जी, तो आप कुछ नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा हर प्रयास सफल हुआ है, बहुत सारे प्रयास में हम फेल हो जाते हैं, पर बात यह है कि अगर आप प्रयास करोगे ही नहीं तो आप सफल तो हो ही नहीं सकते ना। सफल होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो लोग ये कह देते हैं ना भाई हमारी चलती नहीं, हमारी सुनते नहीं, हमारा करता नहीं, अरे भैया मैं एक चीज बताऊं, हर एमएलए के पास ऐसी स्कीम्स तक वो पहुंच सकता है। हर एमएलए को इस पता नहीं कितनी सरकारों की ऐसी स्कीम्स हैं जी, जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती, वो कागजों में आती है, कागजों में रह जाती है, पैसे वापस चले जाते हैं। पिछले साल का नहीं, बजट की बैड यूटिलाइजेशन। ओके, ये नहीं कि पैसे कम थे। पिछले साल आप मानोगे, अभी क्योंकि जब ये बजट आया था इस पे हमने डिस्कशन करी थी, पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, तो लगभग 2000 करोड़ लैप्स हो गए। लैप्स का मतलब आप समझते हो, आए थे यूटिलाइज करने के लिए दिए और फिर वो यूज ही नहीं हो गए। और उसी बजट में मंत्री जी कह रहे हैं जी हमें सप्लीमेंट्री बजट चाहिए 500 करोड़ का, और आप वो 2000 खर्च कर लो ना, वो करे नहीं, वो 500 भी आएंगे, थोड़ा बहुत अपना कोई डिपार्टमेंट का खर्चा निकालेंगे, फिर वो लैप्स हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। हर डिपार्टमेंट में किसी में 100 करोड़ लैप्स हो रहे हैं, किसी में 10 हो रहे हैं, किसी में 50 हो रहे हैं, किसी में 200 हो रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको पता है कितने करोड़ों रुपए लैप्स हुए हैं। हम रोते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं कि यार एजुकेशन बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ। सर ऐसा तो बुरा हाल है। आप ये देखिए, स्कूल्स को प्रोग्रेस कराने के लिए, स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं है सरकार का। मेंटेनेंस के लिए, स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए या स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कोई भी बजट नहीं है। तो अगर कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप बताता हूँ, बिल्डिंग गिरने वाली है स्कूल की, तो या तो वो पंचायत बनाएगी, नहीं या तो वो पंचायत बनाएगी, ठीक है, या फिर वहां का जिला परिषद का जो भी मेंबर है वो कर लेगा, ब्लॉक वाला। मतलब तुम देखो, सरकार डायरेक्टली डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करता कि भी इस स्टैंडर्ड पे स्कूल्स बनने चाहिए, इस स्टैंडर्ड पे बेंचेस बनने चाहिए, इस स्टैंडर्ड पे टॉयलेट्स होनी चाहिए। मेरे हल्के की मैं आपको बताता हूं सर, शर्म इस बात की हमें आती है कि भाई ये कैसा इन्होंने सिस्टम बनाया है। कितने ऐसे स्कूल्स थे जी मेरे हल्के के अंदर जिनके अंदर गर्ल्स टॉयलेट नहीं थे। आपके हल्के के अंदर? मैं तो सिर्फ मेरे हल्के का गिना सकता हूँ, पूरे हरियाणा को लो आप। अगर मेरे हल्के में है तो फिर बाकी हल्कों में भी है। ऐसा तो है नहीं कि भी कोई एक सिंगल गांव या एक सिंगल हल्का ऐसा होगा। ये सब जगह प्रॉब्लम है। स्कूल्स के अंदर आज भी जब हम जाते हैं ना गांव के अंदर, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गांव में ये नहीं बोलते कि बड़े प्रोजेक्ट लेके आओ, कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई बड़ी सड़क बनाओ। नहीं, क्या बोलते हैं कि सर हमारी लिंक रोड तो बनवा दो, सर हमारे गौशाला में शेड नहीं है, हमारे गांव की चौपाड़ में शेड नहीं है, वहां एक शेड तो लगवा दो। हमारे बच्चों के स्कूल में गर्मियों में जब परेड होती है उनके लिए कोई शेड नहीं है या ग्राउंड नहीं है, हमारे ग्राउंड की 4 दीवारी नहीं है, वो तो करवा दो। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी का कूलर नहीं है, सर एक वो लगवा दो। ये डिमांड्स आती हैं सर हमारे पास। क्यों आ रही है ये डिमांड्स? ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेवारी थी, वो नहीं कर रही। उल्टा पंचायतों की तो इन्होंने फंडिंग काटी है कितने एरियाज के अंदर। सर अगर आप फंडिंग काट रहे हो तो आप लगाओ, आप पॉलिसी बनाओ, पर फिर कोई पॉलिसी भी ऐसी नहीं आती। लगातार एनर्जी की बात होती है और कितनी चीजों की बात होती है। कहां पर इन्होंने किसी भी चीज में कोई इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी है, कोई सिस्टमैटिक तरीके से जिसमें वाकई सुधार हो? इनका ले दे के एक ही हो जाता है जवाब, पोर्टल बना दिया जी हमने। सर पोर्टल से नहीं चलते ना काम। आपके ग्राउंड पे अगर आप
का नागरिक, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, आम लोगों किसी की नहीं, मैं नागरिक की बात कर रहा हूँ, जो आपको टैक्स देता है, जिसके टैक्स की वजह से आपकी पेंशन भी आएगी और आपकी तनख्वाह भी आ रही है। सैनी साहब अगर नई गाड़ी में घूम रहे हैं ना, मर्सिडीज की गाड़ी है जी, तो वो टैक्स पेयर की है। बिल्कुल। अगर अगर हरियाणा सरकार नई मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने का सोच रही है, तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये उन टैक्स पेयर्स का आ रहा है जिनके पास आज, मतलब आप समझ रहे हो कि पानी, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां भी नहीं है उनके गांव में। बिल्कुल। एंड ये चीज आपको स्टार्टिंग से देनी चाहिए थी, पर आप क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे हो कि जी अयोध्या में मंदिर बना रहा हूं, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। आप गंदे पानी में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप नालियों में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके स्कूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर बसें तक नहीं है, कितने गांव तक बसें नहीं जाती, ये हाल है। और कितने गांव में तो ऐसे बसों के रूट लगे हुए हैं, ड्राइवर नहीं जाते, और उनके अफसर को बोलो आपका ड्राइवर नहीं जाता, दे डू नॉट केयर। ये नहीं है कि भाई मतलब उनको परवाह ही नहीं है, उनके लिए यूं है मैं आया, मेरी तनख्वाह ली और चले गया। ये सिस्टम है सर। तो जिस दिन हमने फैसला करा कॉकरोच बनने का, तो हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से, सारे सिस्टम से बन गई। मैं इसी में एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री गाड़ी से चलते हैं, उनको जब पोथ होल्स होते हैं सड़कों में तो खड्डा लगता है, तो जेई सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड होते हैं। तो वो जो आम नागरिक, कभी वो अपनी साइकिल तुड़वा लेता है, कभी एक्टिवा तुड़वा लेता है, और गाड़ियों के सस्पेंशन बोल जाते हैं, तो उनको कंपनसेशन लेने का कोई राइट है या नहीं? ये क्यों, मौत हो जाती है सर, डेफिनेटली डेथ्स हो रखी हैं हाईवे के ऊपर। आप एक तरफ देखो ना, आप एक तरफ हाईवे आपने बनाया, मैं ज्यादा दूर की बात ना करो, चलो 152 की बात करते हैं जी। कितने साल हो गए इसको बने हुए? मेरे ख्याल 5-6 साल हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 साल में आप 500 मीटर भी नहीं क्रॉस कर सकते, उससे पहले एक गड्ढा आ जाता है। कितने लाखों करोड़ का ये हाईवे बना था, इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल भी पूरी नहीं है। और 5 साल में ये नहीं है कोई एक पैच खराब हो गया, हर 150 मीटर में आपको गड्ढे दिख रहे हैं। ये हाल है इनका, ये विकसित भारत बना रहे हैं लोग। सर विकसित देशों में ना जे सड़क में 10 साल से पहले एक गड्ढा आ जाए, क्या ठेकेदार और क्या नेता और क्या वो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और यहां पर क्या किया जाता है, अच्छा गड्ढा हो गया, चलो सर हम इसी ठेकेदार को एक्सटेंशन दे देते हैं, और इसी को, क्योंकि अब कॉस्ट उसको इनकर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो उसको पैसे भी ज्यादा दे दिए। जो ओरिजिनल टेंडर उसने मान लो डाला था, उसी टेंडर की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं कि चलो हाँ जाओ, कोई नहीं भी आपके भी खर्चे लग गए होंगे, आपके लग गए होंगे, अफसरों के लग गए होंगे, सरकार के लग गए होंगे। आम आदमी तो पागल बैठा है ना, जो सिर्फ ये तुम्हारे हाथ से मरने के लिए है। और जब पूछो तो कह दोगे वाह मोदी जी ने क्या सड़कें बना रही है, मोदी जी ने सड़कें बनाई थी, तुम ही कुछ कर लो साथ में, कि सब मोदी जी करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम तो सारे ही सिस्टम में आ रखी है आज के दिन। और आप एक चीज और देखो, ये जब अब आधे से ज्यादा टाइम तो इन्होंने चलो जेई तो कर दिया सस्पेंड, ये तो चलो एक जगह की बात आ गई, उस जेई की क्या गलती? सिस्टम तो आपने खराब करे हो, ठेकेदार तो वो आपके हैं। उसने, उस जेई ने थोड़ी उसका टेंडर पास करा था, टेंडर आप पास कर रहे हो, ठीक है। अगर सस्पेंड कोई होना ही चाहिए तो जो ठेकेदार है उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। एजेंसी का फॉल्ट तो लाई करता है डेफिनेटली। बस अब एक पंजाबी में कहावत होती है, पंजाबी में बोलते हैं मुट्ठी बंद है ते लख दी, खुल की ते कख दी। मतलब आपके परिवार का जो सिस्टम रहा है हरियाणा में बहुत बड़ा रोल रहा है, पर जैसे ही परिवार अलग हुए तो राजनीति में भी डाउनफॉल देखने को मिला। ये हाल ही में विधानसभा चुनावों की बात कर लें, कुछ कभी बैठकर परिवार के साथ सेल्फ एनालिसिस किया आपने कि क्या कारण रहे? कारण तो मैं बता दूं, 2 थे, वो 2 के 4 बन गए, वो चारों अब कहीं और बैठे हैं। कारण सर इतना लंबा चौड़ा नहीं है। कारण क्या है जी, कई बार क्या होता है, एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, मैं ये सौभाग्य मानता हूं जी कि मैं पैदा बहुत अच्छे टाइम में हूं और बहुत अच्छे परिवार में, पर मेरी परवरिश ना बड़े माड़े टाइम में हुई है जब मैंने ये सब देखा। और वहीं दूसरी तरफ जब और लोगों की आप बात करते हो तो देखिए जी, कई बार क्या होता है, भाई सत्ता एक ऐसी चीज है, कुछ ऐसा लगा लो, कई बार अगले के मन में पता नहीं क्या आ जाता है कि भाई मैं क्या ही कर लूंगा सत्ता पाके जी। तो उस लालच में जी वो कई बार देखता नहीं है किसका नफा नुकसान कर रहा है, समाज का, परिवार का तो करता ही करता है, खुद का भी कर देता है। अब नुकसान हो गया तो हो गया,
अब आप वापस तो जा नहीं सकते, इतिहास में नहीं जा सकते, आप बदल नहीं सकते उसको। पर जो आपकी मुट्ठी वाली बात है ना, वो बात बड़ी सही है कि भी मुट्ठी बंद हो तो हो, लेकिन उसमें भी मुट्ठी, आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ इंसान और वानर की बनती है, और कहते हैं ये मुट्ठी ही कारण है जिस कारण से इंसान इतना विकसित हो पाया, क्योंकि कोई भी जानवर टूल्स को ना ग्रैब नहीं कर सकता, सिर्फ इंसान कर सकता है। बिल्कुल। और टूल्स को ग्रैब करने के लिए क्या, खाली पाम नीचे आपको एक अंगूठा भी चाहिए। तो जो मुट्ठी खुल गई कोई बात नहीं, पर अंगूठा आज भी हमारे पास है। चौधरी अभय सिंह जी ने जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। हाँ ठीक है, 2 उंगली कम होगी कोई नहीं, पर ये 3 उंगली और 1 अंगूठा हम अच्छी तरह से मजबूत भी हैं, और आगे इस संगठन को और बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं, और लगातार संगठन के अंदर लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए जी, जब आप लड़ाई लड़ते हो लोगों की, तो आपको अपनों को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही बात कही थी ना कि जी लोगों की लड़ाई है पर अपनों से कैसे लड़ूं, तो श्री कृष्ण ने भी उसे बुलाया, मूर्ख, अपना कर्म और अपना धर्म निभा। तो क्या अपनों की बात करता है, ये अपने अगर जीत आएंगे तो ये सारे समाज को खत्म कर देंगे। जब पता नहीं बहुत लोगों ने को शायद इस चीज का ध्यान होना, मैं थोड़ा सा महाभारत की तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट करूंगा जी। कहते हैं कि जी कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, और जब कर्ण के कवच और कुंदन भी ले लिए गए थे ना, उसके बाद भी कहा जाता है कि कर्ण अपने मार्शल स्ट्रेंथ में, मतलब इतना बड़ा योद्धा था कि उसे कवच और कुंदन की भी जरूरत नहीं थी, तब भी कोई उसको नहीं मार सकता था। तो जिस दिन उसका और अर्जुन का युद्ध होना था जी, एक रात पहले कर्ण की मां आती है और कहती है कि बेटा मेरे 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, मेरा और एक ही रहा था, दूसरा मुझे अब मिला है। तो कर्ण जवाब देता है कि मां, तेरा कल भी एक बेटा था और तेरा कल भी एक ही रहेगा बेटा। यानी कर्ण एक तरह से कह देते हैं ना भाई ये युद्ध तो होगा जी, ठीक है। उसके बाद जब कर्ण सोने लगता है तो भगवान परशुराम उसके आगे प्रकट होते हैं, और कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। तो कर्ण अपने गुरु से बात करता है, गुरु शिष्य की उनकी बात होती है, वो कहता है गुरु जी क्या करूं मैं। तो भगवान परशुराम उसको एक बात कहते हैं कि क्या करेगा तू इस पे गौर मत कर, तेरे करने के बाद क्या होगा तू इस पे गौर कर। तेरे लड़ने के बाद या तो राजा दुर्योधन बनेगा या राजा युधिष्ठिर बनेगा, ये फैसला तेरे हाथ में है। कर्ण समझ गया, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं देखना कि मैं ये कौन है, ये मेरा क्या लगता है, वो मेरा क्या लगता है। आखिर में आके आपको, यदि आप धर्म की और कर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको यही देखना पड़ेगा भी समाज के लिए सबसे सही क्या है। हमने हमेशा उस फोकस से उस चीज को सोच करके आगे बढ़ने का काम करा है। ये जो फैसला मान लो जो सीजेपी में जाने का, मेरे को वैसे बहुत लोगों ने सवाल करा जी आप अपने संगठन के खिलाफ, पर जी बात यहाँ पर मेरे थोड़ी है या मेरे संगठन की थोड़ी है, यहाँ पूरे देश के युवाओं की है। यहाँ पर बात आपकी क्या कहते हैं जवाबदेही की है, तो जी कैसे पीछे हटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप एमएलए हैं और किस तरीके से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्याओं को, और पब्लिक में कितना टाइम अवेलेबल रहते हैं आप? देखिए जी पिछले कुछ दिनों से तो क्योंकि हमारे संगठन की खुद के कई मीटिंग चल रही थी, मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन जी मेरी हमेशा से 2 प्राथमिकता रही है जी। जब मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ तो मेरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रही है वो डेवलपमेंट की रही है जी। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 1.5 साल में 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए लगा चुका हूँ। मैंने आपको पहले बताया था ना, सरकार की बहुत स्कीम्स होती है जी। लगाने वाले को आना चाहिए, हाथ पैर मारना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं इतना कर चुका हूँ, और उसी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भी आगे भी मेरी प्रयास रहेगी इसको आगे बढ़ाऊँ। दूसरा, हमारे क्षेत्र में 2 ऐसी दिक्कतें, वैसे तो देखो जी पूरे सिरसा जिले की बात करो या फिर आप एक तरह से वेस्टर्न हरियाणा का एरिया इसकी बात करो, तो 2 बड़ी जो दिक्कतें हैं वो है पानी की है जी। और नशे की है। बिल्कुल, नशे के खिलाफ हम लगातार लड़ते रहे हैं,
और नशे के खिलाफ मैंने इस सरकार को 2 बार अपील भी करी है, क्योंकि जिस देखिए सिरसा में टोटल पूरे जिले के अंदर सिर्फ 50 बेड्स हैं नशा मुक्ति के लिए। ठीक है। और अगर कोई युवा नशा मुक्ति केंद्र आता है तो मिनिमम टू मिनिमम वो 1 महीना वहां लगाएगा। मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 3, 4, 5 महीने तक भी उसको रखना पड़ सकता है, डिपेंड करता है नशे की कितनी सिविरिटी है। बिल्कुल। तो जी 50 बेड में तो आप 1 महीने में सिर्फ 50 बच्चों का इलाज कर रहे हो, इससे ज्यादा तो इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस रेट से अगर आप करोगे आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सबसे पहली मांग मैंने खुद सरकार से हाउस के अंदर करी है, लगातार करी है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिन धनियों के पास पैसा है इसको इस पे लगाने का वो सोच नहीं रहे। भाई कम से कम सिरसा जिले के अंदर और हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम 200 से 400 बेड्स होने चाहिए। सब जगह बराबर बराबर बांटोगे तब जाके इसका फर्क पड़ेगा। और दूसरा जी, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। क्या है, घग्गर का पानी आता है, इसमें लगातार पंजाब की फैक्ट्रीज जो लगी हुई हैं वो इसके अंदर गंदा पानी छोड़ रही है। उसकी वजह से ना केवल इस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, पानी के अंदर यूरेनियम पाया गया। ओके सर 3 बार सवाल लगा चुका हूँ इस सरकार से कि आप कर क्या रहे हो। तो इस पर जवाब आया? जवाब आता है, कहते जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, ये अगर इन्होंने बता दिया तो फिर तो बात ही क्या रहे। अगर यही बता दें कि हम कर क्या रहे हैं तो जी आज इतनी बड़ी मूवमेंट थोड़ी होती कॉकरोच। आप बता रहे हैं यूरेनियम आ रहा है, यूरेनियम पाएगा सर, वो सीधा सीधा कैंसर प्योर। अच्छा सर, यूरेनियम का एक और मैं आपको नुकसान बताऊं जी। यूरेनियम जो है वो ना ही आरओ से खत्म हो सकता, ना ही पानी उबालने, मतलब आप कुछ भी कर लो। एक प्रोसेस होता है पानी को एल्कलाइन बनाने का, जिसको आजकल आपने सुना होगा कैंगन वाटर कहते हैं। पर ये बहुत ही ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है जो इतने बड़े स्केल पे करना बहुत ही भयंकर महंगा है। करने को आप कर सकते हो, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की प्रिवेंशन इज बेटर लिया जाए। तो प्रिवेंशन तो यही है ना जी। आप क्या रोकने के लिए उसको? सर क्या है कि ना भाई पंजाब में आ रहे इलेक्शन, ठीक है, और हमारे सैनी साहब सरदार बन गए, ठीक है, तो ये तो वहां जाके किसी पे बोलेंगे नहीं ना आपने ये क्या करा है। हमने लगातार हरियाणा सरकार को पिटिशंस देने का काम करा है। हमने लगातार हरियाणा सरकार से यही बात करी है कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। भाई अगर आपने पंजाब सरकार को कह दिया कि जी आप क्योंकि हम जाके वहां फैक्ट्रीज उनकी नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आपने सरकार को कह दिया भाई नहीं वो माने, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। जाना चाहिए ना हरियाणा सरकार। बिल्कुल। और सिर्फ हरियाणा सरकार की बात नहीं, कोई भी हो, आपके स्टेट में कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपकी भी बस से बाहर हो, आपको जाना चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि जी घूम फिर के कि जा तो नहीं रहे। एक कहावत है सर, इस दुनिया में ना आप 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक जो नदी के उस पार खड़ा होकर आपको गाली दे, क्या कर लोगे, और दूसरा जो अपनी बात पे मुकर जाए। ये बीजेपी वाले दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ये कभी अपनी बात पे नहीं रहते। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा रोल रहता है और ये कहा जाता है कि विपक्ष के साथ अधिकारियों का रवैया अमूमन सही नहीं रहता। ये पुरानी प्रथा चलती आ रही है, आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए जी, मेरा एक मानना है इसके अंदर, ये बात काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष में अधिकारी आपके साथ ठीक से नहीं पेश आ रहे तो आपके विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। इतने बड़े संगठन से हो आप, अगर वो नहीं पेश, हालांकि देखिए जी पर्सनली मेरे साथ तो सबके साथ ठीक रहा है मेरा रवैया। आपके हल्के के जितने भी अधिकारी किस प्रकार से रहते हैं आपके? नहीं, ढंग से ही पेश आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं कौन सा बख्शूंगा उनको। मैंने कौन सा उनसे कोई उधार ले रखा है जो मेरे को उनकी सुननी पड़ेगी। आई हैव बीन चोजन बाय द पब्लिक, ठीक है ना। मेरे को जनता ने एक जिम्मेवारी के साथ भेजा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता अधिकारी मेरे से कैसे बात करे। काम कर, अच्छा काम करोगे मैं अच्छे बात करूंगा, नहीं करोगे क्या उखाड़ लेगा मेरा। हाँ लेकिन इतना है, मैं याद जरूर रखूंगा, हमारी याददाश्त अच्छी है इस मामले। डायरी में नोट कर लेंगे। डायरी की जरूरत नहीं है जी, दिमाग बड़ा है याद रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये लोग बात करते हैं, तो जी आपको फिर कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना चाहिए कि भाई आपका रवैया कैसा है। यदि कोई आपके साथ ऐसे बात कर जाता है तो फिर आपने क्या करा उसको बदलने के लिए, आपके संगठन ने क्या करा उसको बदलने के लिए, और आप किस तरह से लोगों के बीच गए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। आपके हल्के में देखिए सरकार और एक ट्रेंड चलता है कि सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है, पर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा सकता।
और ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए। सरकार भी इस पर काम कर रही है और ये कहा जाता है कि अब रोजगार लो मत दो ट्रेंड चल पड़ा है। हम बाहरले देशों में देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। तो आपने हल्के में कुछ ऐसा प्लान सोचा है कि मैं इस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, या कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ हो, या फिर हल्के के लिए कुछ स्पेशल आपने सोचा हो? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब ये कहते हैं कि भाई एक तो जो सरकारी नौकरी वाला ट्रेंड, नहीं, अब लोगों को इस बात से मतलब नहीं है सरकारी नौकरी, लोगों को नौकरी से मतलब है। और दूसरा, ये कहना बड़ा आसान है कि रोजगार दो, लेकिन हर आदमी नहीं दे सकता। जिसके पास खुद के पास रोजगार नहीं है वो आगे कैसे देगा? बिल्कुल। और तीसरी चीज, अगर आप किसी भी क्षेत्र में उद्योग बढ़ाना चाहते हो या इस तरह की चीजें लाना चाहते हो, आपको दो चीजों की बड़ी जरूरत है। दोनों में से कोई एक मिल जाए ना, वो भी काफी है। या तो आपके पास हो इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जरूरी है, या फिर हो आपके पास गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट बैकिंग, कोई स्कीम जो इसको बढ़ावा देती है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा। हमारे क्षेत्र में किन्नू की बहुत खेती होती है, ठीक, लगातार। और मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि सरकार ने आज तक कभी उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करा। कारण ये दिए जाते हैं कि किन्नू को आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं डाल सकते। ठीक है, बहुत लंबी उसकी सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, बहुत लंबा वो नहीं कर पाता सर्वाइव। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ भाई आप इसका जूस बना के इसको पैकेज नहीं कर सकते। किन्नू इज नॉट ऑरेंज। ठीक है। किन्नू में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको पैकेज भी करोगे तो भी वो डब्बे के अंदर ही खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन इतना ज्यादा होता है उसके अंदर, वो एंटी वो हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? अच्छा, लंबा इसको दूर भेज नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी कम है। आपको पता है नौ की मार्केट में एक माई फ्रेश है, आप गए हो इधर कभी? लगा चक्कर। दुकान देखिए, लेकर गया लड़का। उधर वेलेंसी ऑरेंज मिलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। वेलेंसी ऑरेंज क्या है? वो भी किन्नू है। कहाँ का किन्नू है? स्पेन का किन्नू है, वेलेंसिया का है। वहां से जब किसान उसको प्लग करता है ना, ठीक है, प्लग करने के बाद 36 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, वो किन्नू प्रोसेस होके राह पे चढ़ चुका होता है और विद इन 60 आवर्स वो यहाँ शेल्फ पर पहुंचता है। स्पेन से 60 घंटे में वो किन्नू यहां पहुंच रहा है। हमारा 60 घंटे में किन्नू अभी तक गुजरात के या कलकत्ता के बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता। ये फर्क आता है गवर्नमेंट बैकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आज के दिन। वहीं दूसरी तरफ साथ में पंजाब है, पंजाब एग्रो है, इट्स एन कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सारे किसानों से किन्नू खरीदने शुरू करे। जितना आपको अच्छे रेट पे बिक रहा है आप बेच दो, जो आपका खराब भी हो रहा है, छोटा साइज है, एक परफेक्ट किन्नू नहीं होता, ए ग्रेड के बाद बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जिसका अच्छा रेट नहीं मिलता आप हमें दे दो जी। सबका किन्नू खरीदते हैं, उसका उनको अच्छा रेट मिलता है, उसकी जिन बना के वो आगे बेचते हैं। और पंजाब एग्रो कर रही है जिससे सारे किसानों को फायदा है। ठीक है, उस जिन का नाम है ओरिजिन। ये बिकती गोवा में और पंजाब में है, हर कहीं बिकती भी नहीं। तो उद्योग बहुत है करने वाले और बहुत तरीके हैं जिससे आप इसको आगे बढ़ावा दे सकते हो। शर्तें बहुत दो सिंपल चीजें हैं, या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो कि किसान खुद वहां तक ले जाए जी, या फिर आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद आप बैकिंग उतनी दो कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान मैं यहां से लेके जहां पहुंचाना है मैं पहुंचा दूंगा। आपको एक उदाहरण दूंगा, हमारे एरिया में झींगा मच्छी की बहुत खेती होती है। अच्छा, हाँ, और हाँ, झींगा मच्छी की। अब देखो, बायर जो है वो खुद आंध्र से आके लेके जाता है या जहां से भी बायर ने आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है ना तो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ावा मिलता है। जब हमारे एरिया में जब किन्नू पहली बार आया था तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लेके आए, उन्होंने इसका पोटेंशियल देखा था। ये कैलिफोर्निया और ऐसी जगहों में पहले बड़ा माना हुआ जाता था, तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ की मिट्टी से बेहतर हमारी मिट्टी, और टेम्परेचर जो है वो लगभग बराबर है। पानी की क्वालिटी हमारी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हमारा हाकड़ा से और जगह जगह से जो पानी आ रहा है बड़ा मिनरल रिच है जी। तो उन्होंने उस पर काम करा, वो आज एरिया इतना बड़ा। तो ये तभी मुमकिन होता है, बस आप समय लगाओ, आप समय लगाओ, आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बढ़ावा देना कोई मुश्किल नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत समय ले लिया आज हमने, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।